सुनंदा और शरद की शादी जब वह 10 वर्ष के थे तभी हो गई थी। उनके माता पिता ने अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए यह विवाह किया था। समय के साथ साथ दोनों बढ़ते रहे। सुनंदा ने 12 पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, पर शरद आगे पढ़ता रहा। वह पढ़ाई में तेज था। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। शरद की रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्ति हो गई। दोनों घरों में खुशियां मनाई गईं। जब नौकरी करते 1 वर्ष हो गया तो शरद के पिता महेश ने उसकी मां से बोला कि अब हमें शरद की पत्नी का गौना करके बुला लेना चाहिए। राजेश्वरी बोली, आप सही कह रहे हो, पंडित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवा लो। समधी राजेश जी को भी संदेशा भिजवा दो ताकि वह भी तैयारी कर लें। फिर महेश ने पंडित को बुलवाकर शुभ मुहूर्त निकलवा लिया और अपने समधी राजेश जी को संदेशा भी भिजवा दिया। पंडित ने अगले महीने की 4 तारीख का शुभ मुहूर्त निकाला था। दोनों ओर तैयारी जोरों शोरों पर थी। अगले हफ्ते जब शरद आया तो महेश ने उसे अवगत कराया। पहले वह गुस्सा हुआ क्योंकि उससे बताया नहीं गया। फिर कहने लगा, कुछ दिन ठहर जाओ। पर अब तो सब तैयारी शुरू हो गई थी। महेश उस पर बहुत नाराज़ हुआ। बोला, तुम आजकल के लड़के ना जाने क्या सोचते हो, अपने बड़ों का आदर तक करना नहीं जानते। तुम्हें पता है कि एक बार अगर हमने यह मना कर दिया तो वह बिरादरी वाले कितनी फजीहत करेंगे। उस दिन शरद कुछ नहीं बोला। अगले दिन वह फिर ड्यूटी चला गया। महेश उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी हुआ, पर क्या कर सकते थे, दिमाग से काम लेना पड़ेगा, उसने सोचा। इस बार साप्ताहिक अवकाश पर शरद नहीं आया। उन्होंने राजेश्वरी से पूछा भी, क्या कुछ कह कर गया था? राजेश्वरी ने मना कर दिया। महेश को डर लगने लगा कि वह कहीं समय पर नहीं आया तो बहुत फजीहत होगी। अब इंतज़ार के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। जिस दिन दुल्हन लाने जाने वाले थे उसी दिन रात को शरद आया। उसने किसी से बात नहीं की, बस कमरे में जाकर सो गया। खाना भी नहीं खाया। राजेश्वरी ने मेहमानों से बहाना बना दिया कि वह बहुत थका हुआ था, इसलिए सोने चला गया। सुबह होते ही महेश जी उसके कमरे में उससे उसकी नाराज़गी का कारण पूछने गए। शरद कहने लगा कि आपने बचपन में ही मेरी शादी कर दी। मुझे यह भी नहीं पता कि वह कैसी दिखती है, कैसा उसका रूप रंग होगा। वह 12 पास है, वह भी घर बैठकर पढ़ा है। बताओ मैं कैसे उसके साथ ज़िंदगी भर निभाऊंगा। शरद ने कहा, मेरी ज़िंदगी का एक फ़ैसला तो कम से कम मुझे लेने दिया होता। तुम्हारी बात सही है शरद, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। महेश भी वहाँ से चला आया। शरद कोई बिगड़ा लड़का नहीं था, ना उसमें कोई ऐब था, पर वह चाहता था कि जिससे वह शादी करे कम से कम उससे मिले, एक बार समझ तो ले। यह तो अंधे कुएं में झांकने के सिवा कुछ ना था। क्या करता? सामाजिक मान प्रतिष्ठा का सवाल था। मान गया पिता की बात। लड़की विदा होकर आ गई घर। बधाइयाँ होने लगी। बहू की मुँह दिखाई हुई। अगले दिन सुहाग रात थी। शरद का मन नहीं था कि वो जाए, पर सामाजिक मान मर्यादा की बात थी। क्या करता? वह देर रात भीतर गया। भीतर सुहाग की सेज सजी थी। सुनंदा बैठी थी। शायद वह भी थकी हुई थी, पर रीतियों का अनुपालन भी आवश्यक था। जैसे शरद गया उसके पास तो वह उठकर खड़ी हो गई। शरद ने बैठने का इशारा किया तो वह बैठ गई। तभी शरद ने सुनंदा को कहा, रात काफ़ी हो गई है, तुम सो जाओ। मैं भी यहीं सो जाता हूँ। शरद पास पड़े सोफ़े पर लेट गया। सुनंदा ने कहा, आप इस बेड पर लेट जाइए, मैं सोफ़े पर सो जाती हूँ। पर शरद ने सुना अनसुना कर दिया। वह वहीं सोफ़े पर सो गया। थोड़ी देर में उसके खर्राटे बजने लगे। थोड़ी देर वह इंतज़ार करती रही, फिर बेड पर सो गई। अगले दिन शरद अपनी ड्यूटी पर चला गया। महेश ने रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं रुका। उसने तो सुनंदा को देखा तक नहीं। अब वह महीने में 1 आध बार आता, वह भी शाम को, और सुबह चला जाता। सुनंदा से मिला भी नहीं। महेश और राजेश्वरी का हर काम वह संभाल लेती। सुनंदा जैसी बहू पाकर दोनों प्राणी बहुत खुश थे। धीरे धीरे 4 साल बीत गए। शरद के व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस दौरान सुनंदा का मन लगा रहे,
महेश जी ने उसका दाखिला कॉलेज में करा दिया। उसने 12वीं में 82% अंक प्राप्त किए थे, इसलिए उसका एडमिशन वहाँ के सबसे बढ़िया कॉलेज में हो गया। 3 साल में उसने बेहतरीन अंकों में स्नातक कर लिया, वह भी 80% अंक से। महेश बहुत खुश हुआ। उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और बैंक परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया। यह बात महेश ने और राजेश्वरी ने शरद को भी नहीं बताई। सुनंदा बहुत सुंदर थी। नैन नक्श तो हीरोइनों को भी मात देते थे। रंग दूध की तरह सफ़ेद, स्वभाव ऐसा कि कोई मीन मेख ना निकाल सके। उसने बैंक की परीक्षा दी। कुछ दिनों बाद जब परिणाम निकला तो पता चला कि वह पास हो गई है। इस शहर के स्टेट बैंक में उसकी नियुक्ति हो गई। रोज़ सुबह 5 बजे उठना, घर के सारे काम करके वह ड्यूटी पर चली जाती थी। फिर शाम को वापस आकर घर के सारे काम निपटाती। इधर शरद का चक्कर उसी के ऑफिस में काम करने वाली जया से हो गया। अब वह 2-2 महीने नहीं आता। अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा वह जया पर खर्च करने लगा। शरद को यह मालूम नहीं था कि जया एक दिलफेक लड़की थी। उसके शरद जैसे ना जाने कितने मित्र पुरुष थे। यह समझ लो जया का यह प्रोफेशन था। एक दिन शाम को शरद को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर के पास गया तो बोले मलेरिया हो गया है, आपको एडमिट करना पड़ेगा। आप अपने किसी परिचित को बुला लें, कम से कम 3-4 दिन आपको भर्ती रहना पड़ेगा। शरद ने जया को फ़ोन लगाकर सारी स्थिति बताई। उधर से वह बोली मैं किसी काम में बहुत बिज़ी हूँ, देर रात आ सकती हूँ। फिर शरद ने अपने बॉस को फ़ोन कर स्थिति से अवगत कराया। वह बोले चिंता नहीं करना, आप एडमिट हो जाएं, मैं संभव व्यवस्था करता हूँ। शरद भर्ती हो गया। रात 8 बजे बॉस अपने परिवार के साथ आ गए। साथ में खाना और फल भी ले आए थे। बोले मैं कल भी आऊँगा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार को सूचित कर दो। फिर वह अपने घर चले गए। उनके लाए खाने में से कुछ खाया, कुछ वापस टिफ़िन में बंद करके रख दिया। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। देर रात को लगभग 11 बजे जया ऑफिस के एक व्यक्ति के साथ हॉस्पिटल पहुंची। कुछ देर बैठी रही, फिर उठकर चली गई। जाते समय कुछ नहीं बोली। शरद को अच्छा नहीं लगा, पर वह क्या कर सकता था। अगले दिन बॉस 8 बजे आए। अपने साथ ताज़ा बना हुआ खाना लाए थे। जाते समय बोले कि कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर देना। तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। बॉस जो खाना लाए थे उसमें से थोड़ा सा खाया, बाकी टिफ़िन में बंद कर दिया। वह सोच रहा था कि जया रात में को बिज़ी रही होगी, आज ज़रूर आएगी। शाम तक उसने इंतज़ार किया, पर जया नहीं आई। 3 दिन बीत गए। शरद की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर खुद हैरान था कि इतनी बढ़िया दवा देने के बाद भी हालत में सुधार क्यों नहीं हो रहा। उसने शरद से कहा, आप अपने परिवार को बुला लो, आपकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आखिरकार उसने अपने घर फ़ोन लगाया तो उसकी माँ ने फ़ोन उठाया। उधर से माँ ने हेलो हेलो करके पूछा, कौन? शरद ने काँपती आवाज़ में कहा, माँ मैं शरद। उसकी काँपती आवाज़ सुनकर बोली, क्या हुआ बेटा? माँ की आवाज़ सुनकर शरद रोने लगा। बोला, माँ मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप जल्दी चली आओ। राजेश्वरी घबरा गई, पर खुद को संभालते हुए बोली, चिंता मत कर, हम अभी निकलते हैं। राजेश्वरी ने तुरंत महेश को आवाज़ दी। उस समय वह सो रहे थे। बोले, क्या हुआ राजेश्वरी? शरद की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें तुरंत चलना पड़ेगा। महेश भी चिंतित हो गए। बोले, सुनंदा को आने दो, फिर चलेंगे। फिर सुनंदा आई, उसे सारी बात बता दी। वह ज़्यादा घबरा गई, रुआसी हो गई। चलो अभी निकलते हैं, बस मैं कुछ कपड़े रख लेती हूँ। महेश ने समझाते हुए कहा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। शाम की 7 बजे की ट्रेन में बैठकर सुबह 7 बजे तक अस्पताल पहुँच गए। देखा शरद की हालत तो काफ़ी नाजुक थी। वह डॉक्टर से मिले तो उन्होंने समझाया कि तबीयत बिल्कुल सही है, बस आप लोगों की ज़रूरत थी। दवा के साथ दुआ और मन की शांति भी ज़रूरी है। सुनंदा ने जल्दी से गर्म पानी मंगवाया और शरद के पूरे शरीर को अच्छी तरह से सफाई की। पूरे शरीर पर बाज़ार से मंगवाकर पाउडर लगाया।
साफ ढीला कुर्ता पहनाया, बालों पर कंघी की। पास ही नाई की दुकान से नाई को बुलवाकर शरद की सेव करवाई। थोड़ी ही देर में शरद का कायाकल्प ही बदल गया। फिर माँ ने अपने हाथों से बॉस का लाया हुआ खाना ज़बरदस्ती खिलाया। दोपहर में जब डॉक्टर ने शरद की टेस्टिंग की तो पाया रिकवरी 60% हो गई है। उसने महेश को बताया कि उनकी रिकवरी बहुत तेज़ हुई है, उसका कारण आप लोग हैं। दोपहर को बॉस ने अपनी गाड़ी से शरद की माँ और उसकी पत्नी को सरकारी आवास भिजवा दिया। दोनों ने जब घर के हालात देखे तो उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई। सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। दोनों ने मिलकर हर एक चीज़ को सही जगह पर रखा, घर की सफाई की। फिर दोनों ने नहाकर आराम किया। 1 घंटा आराम करने के बाद उन्होंने खाना बनाया, फिर खाया। अब घर घर दिखने लगा। शाम को दोनों ने खाना बनाया और अस्पताल पहुंच गईं। महेश और शरद दोनों ने खाना खाया। फिर रात को महेश जी ही अस्पताल में रुके थे। अगले दिन तो चमत्कार सा हो गया। शरद उठकर इधर उधर घूमने लगा। शाम को सुनंदा ने डॉक्टर से शरद के डिस्चार्ज की बात की तो वह खुश होते हुए बोले, कल आप इनको घर ले जा सकते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आए तो आप मेरे पास ले आना। अगले दिन शरद अपने कमरे पर गया। थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी, अब भूख भी लग रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत कौन है जो उसकी और उसके परिवार की सहायता कर रही है। उसका दिल हुआ कि एक बार पूछ ले, पर हिम्मत नहीं हुई। 3-4 दिन में तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। फिर महेश जी शरद को लेकर अपने घर आ गए। शरद की जब ढंग से देखभाल हुई तो शरद तंदुरुस्त हो गया। आज उसने मन में सोच रखा था कि वह माँ से उस औरत के बारे में जान कर ही रहेगा। हमेशा घूंघट निकाले रहती है। उस औरत ने शरद की बहुत सेवा की थी, वह उसको भूल नहीं सकता। उसकी पत्नी भी नहीं दिखाई पड़ रही थी, शायद वह मायके गई हो। माँ जब उसके पास आई तो उसने संकोच करते हुए पूछ ही लिया कि माँ वह औरत कौन है जो हमारी सहायता करती रही। मुझे नहीं मालूम बेटा, वह शायद तुम्हारे पिता के दोस्त की लड़की है। माँ वह तो बहुत अच्छी लड़की लगती है, हमारी कितनी देखभाल की उसने। मैं भूल नहीं सकता उसकी इस सेवा के लिए, शुक्रिया तो बनता है। ठीक है, बोल देना, अब चलकर नहा ले, माँ ने कहा। फिर वह नहाने चला गया। शाम को जब वह आई तो शरद ने कहा, सुनो। उसने पीछे से मुड़कर देखा पर घूंघट निकाले रखा। आपने मुझसे कुछ कहा क्या? शरद ने सकपकाते हुए कहा, हाँ, आपको धन्यवाद देना चाहता था जो आपने हमारी सहायता की। कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया। वैसे भी महेश अंकल मेरे धर्मपिता हैं, उसने अपनी सुरीली आवाज़ में कहा। शरद को वह औरत अच्छी लगने लगी। वह कोशिश करता कि कैसे उसकी नज़दीकी मिल जाए। एक दिन हिम्मत करके उसके कमरे में चला गया। उस वक्त सुनंदा घूंघट में नहीं थी। उसने चेहरा देखा, वह स्तब्ध रह गया। इतनी खूबसूरत थी वह कि आंखें जैसे चेहरे पर गड़ गई थी। सुनंदा ने जल्दी से निकाला, बोली, कैसे आए आप? कोई काम था? शरद की देखकर ही बोल ही नहीं फूट रहे थे। इतना सुंदर चेहरा मैंने पहले देखा था। तभी सुनंदा बोली, कहाँ खो गए श्रीमान? कहीं नहीं, बस गलती से इधर आ गया। अगर कोई असावधानी हुई हो तो क्षमा करें, शरद ने कहा। कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। शरद को वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर ठीक हूँ, शरद ने कहा। मुझे आप बता सकते हैं कि आपकी पत्नी कहाँ है? इस समय सुनंदा ने उसे अपनी याद आ गई कि उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है। इस समय वह उसे पहचानता तक नहीं था। सुहागी रात इंतजार बैठी रही और वह खुद सो गया। आखिर उसकी गलती क्या थी? क्या उसे कहा था कि आकर मुझे विदा कर ले जाओ? नहीं ना, फिर उसकी गलती क्या थी? आप जानती नहीं कि मैं कितना बड़ा अपराध किया है। मैंने अपनी उस मासूम सी पत्नी का शोषण किया। अब 4 साल हो गए हैं, मैंने उससे बात तक नहीं की। मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं पहचान सकता। अब तुम ही बताओ, मेरा अपराध कितना भीषण है? क्या कभी मेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित होगा क्या? फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। सुनंदा की आंख भी भर आई। वह शरद का मन लेना चाहती थी कि देखो शरद जी, आप दुखी मत हो, हर चीज़ का प्रायश्चित होता है, बस थोड़ी हिम्मत करो। अपनी तमाम गलतियों की क्षमा सुनंदा से मांग ले तो वह क्षमा कर देगी। शरद एकदम भावुक हो बोला,
क्या वह मुझे सचमुच माफ़ कर देगी? हाँ, बिल्कुल माफ़ कर देगी, शरद ने कहा। ठीक है, मैं कल सुबह उससे मिलने ज़रूर जाऊँगा। फिर वह वहाँ से अपने कमरे में चला गया। आज शरद ने सोच लिया था कि वह कल सुबह अपनी ससुराल जाएगा और सुनंदा को ले आएगा। फिर वह सो गया। शायद सही फैसले ने मन को शांत कर दिया था। उधर सुनंदा ने महेश से बात की, रात की गाड़ी से अपने मायके चली गई। उसे विश्वास था कि कल शरद निश्चित ही उसके मायके जाएगा। अगर वह ना मिली तो वह पता नहीं क्या क्या कर बैठेगा। फिर अगले दिन शरद अपनी ससुराल को रवाना हो गया। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? जबकि वह जानती थी। शरद ने कहा, माँ, मेरा एक प्रायश्चित अभी बाकी है। मैं आज इस प्रायश्चित को पूरा करने जा रहा हूँ। यदि मैंने यह प्रायश्चित पूरा नहीं किया तो मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं। फिर वह रुका नहीं। दोपहर 12 बजे तक अपनी ससुराल पहुंच गया। जैसे वह ससुराल पहुंचा, घर में खुशी का माहौल हो गया। शरद का आदर सत्कार होने लगा। उसकी आंखें किसी को तलाश रही थीं। कुंवर साहब, आज आप पूरे 5 साल बाद आए हैं। ऐसी हमसे क्या नाराज़गी थी? मैंने सुनंदा से बहुत बार पूछा। वह कहती थी आप नौकरी में व्यस्त हो, इसलिए आना नहीं हो पाया। राजेश जी ने शिकायत की। नहीं पिताजी, उसने आपसे झूठ बोला था। वास्तविकता कुछ और थी, शरद ने धीरे से कहा। लेकिन सुनंदा ने आखिर झूठ क्यों बोला? राजेश जी ने अचरज भरे स्वर में कहा। इसलिए कहा कि वह मेरे परिवार की मान प्रतिष्ठा बताना चाहती थी। फिर शरद ने हर बात बता दी। पिछले 5 सालों में उसने जो की थी, सुनंदा ने सही थी। शरद की आंख में आंसू भर आए, गला भर आया। आज आपके दरवाजे पर मैं प्रायश्चित करने आया हूँ। अपने उन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगने आया हूँ जिनकी क्षमा मुझे नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार मुझे उससे मिलवा दो। बस मैं अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग लूँगा, ज़बरदस्ती नहीं। यदि वह मुझे माफ़ करके मेरे साथ चलना चाहेगी तो मैं समझूंगा मेरे जीवन को जीने का मुझे अधिकार मिल गया, शरद ने कहा। राजेश ने अपनी पत्नी को इशारा किया, शरद को सुनंदा से मिलवा दो। जब शरद सुनंदा के पास पहुंचा तो उसने अपनी निगाहें नीची रखी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह उससे मिला पाए। सुनंदा की आवाज़ आई, निगाहें ऊपर करिए। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आवाज़ जानी पहचानी सी लगी शरद को। यह आवाज़ तो उसने कहीं सुनी थी, पर कहाँ याद नहीं आ रहा था। उसने आज ही तो सन्ने रह गया। यह तो वही सुंदरी थी जिसे अपने घर में देखा था। आवाज़ हड़बड़ा उठी। हाँ, मैं ही सुनंदा हूँ, तुम्हारी पत्नी, सुनंदा ने कहा। अब शरद को लगा कि यह उससे कैसे हो गया। इतनी सुंदर थी। मैं ना जाने क्या सोच रहा था, मैंने क्या कर डाला। फिर शरद ने दौड़कर सुनंदा के पाँव पकड़ने चाहे। सुनंदा ने उसे बीच में थाम लिया। बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरे पाँव छूकर मुझे पाप का भागी बना रहे हैं। फिर उसने शरद को अपनी बाहों में भर लिया। शरद को लगा कि जैसे वह पिघलता जा रहा है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। शरद आंसू बहाकर प्रायश्चित कर रहा था और सुनंदा अपने पति को पा रही थी।